अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शोहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शोहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का, और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ़ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाज़र मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। BBC ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाज़त ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, जो सोहराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रज़ी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे, और वो लगातार ऐसा करते चले आए। सहाफ़ियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, BBC रिपोर्ट कर रहा है। BBC ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्सुर रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि 1-2 टैंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह में चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने ये दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे, यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर्स से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूँ। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, यानी उनकी मदद नहीं की गई, और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहाँ चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाक़यात हुए हैं, यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं, और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर हैं, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। ज़िला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा ज़िला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और ज़िले हैं। यानी एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया कोयटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक ज़िला है नोशकी का। अब वहाँ के मनाजिर आ रहे हैं कि BLA वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं, यानी जो सरकार ने गाड़ियाँ लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पे कब्जा कर लिया BLA ने, और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज़ का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं,
और निमटने का फॉर्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं, उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है। तो रियासत की रिट कहीं भी नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में कोई ये चाहता नहीं है कि रियासत की रिट कायम हो या अमन व अमान पैदा हो जाए। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान हो गया तो वहाँ के लोग कहेंगे कि सेहत दो, तालीम दो, मादनियात का हिसाब दो, कितनी मादनियात निकल रही हैं, कौन सा मुल्क ले जा रहा है, हमें बताया जाए कि इसमें से कितना माल निकलता है, हमारा हिस्सा कितना है। फिर वो सारा कुछ पूछेंगे, वो जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब मांगेंगे तो आप जवाब देना नहीं चाहते, लिहाजा उनको उलझा कर रखो कत्लो गारतगिरी में ही। सबसे आसान तरीका यही हुआ सूडान में, यही हुआ अफ्रीका में, दुनिया में जहाँ पे भी मादनियात निकलती हैं दो तरह के नताइज आते हैं। या तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं, या जहाँ पे मादनियात निकलती हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुशहाल वो लोग हो जाते हैं जो हिस्सेदार बन जाते हैं, और बर्बाद वो लोग हो जाते हैं जिनके ऊपर ताकतवर आकर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमने अब ये मादनियात निकालनी है, इनको आपस में लड़ाओ छोटी छोटी बातों पे। तो वहाँ पे ऐसी प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं जो लगातार आपस में लड़ती चली जा रही हैं। तो कल आप चागी के मनादिर देख रहे थे, आज आप नोशकी के मनादिर देख रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूँ देख करके रियासत किधर गई। वो पुलिस वालों की गाड़ियों में बैठ के वहाँ पे गश्त कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। ये मुकम्मल तौर पे एक फेलियर हो चुका है। ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। मुकम्मल फेलियर हो चुका है, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा रजीम को पता भी चल गई है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये सारा इल्ज़ाम उठाकर किस पे डालें। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से किसी किस्म का एहतजाज ही नहीं किया। यानी 26 नवंबर 2024 को उनका आखिरी एहतजाज हुआ था। 2025 में इनको फ्री हैंड मिला, 2026 में इनको फ्री हैंड मिला। तो तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज ना करके भी इनको फ्री हैंड दिया। तो अब ये किसी के ऊपर मलबा डाल भी नहीं सकते। इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 6 गुना बढ़ गई है। दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, 4 गुना नहीं, 6 गुना बढ़ गई है, और लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं दहशतगर्दी के मामले में, शाम से, इराक से, मिस्र से, लबनान से, यमन से, इसराइल से, ईरान से, इन और अफगानिस्तान से, इन सारे ममालिक से ज़्यादा ख़राब हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के मामलात में। अफगानिस्तान का 9वां नंबर है, और पाकिस्तान टॉप पे खड़ा हुआ है जनाब सामने। और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ये बता रही है। और आसिम मुनीर साहब की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो यही थी। अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दोबदल कर दिया जाए। यानी एक वजीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वजीर खारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था, असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को ना सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहते हैं ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आईन को तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया? आईन किधर गया? आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आईन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आईन के अंदर दर्ज है, वो आईन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निज़ाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आईन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आईन पे के साथ करे तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पर काम कर। तो ये देखें बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है, और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी, और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया।
हज़रत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान के अब दुनिया का हर आदमी जानता है और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना, उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने जो बातें की है ना, उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ दिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ दिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले, वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजूहात भी हैं। देखिए, मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का जवाब है। एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से जायद की रिकवरी एफबीआर ने की नहीं। तो तरजीहात जब ये है ना तो तबाही इसी नौयत की आएगी। एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। समा टीवी है और ये इसके मालिक हैं अलीम खान साहब, आईपीपी वाले, और उनको हुकूमत भी बनाकर दी गई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर, और बहुत मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही एक खेल खेला जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल जो है ना वो मरियम नवाज़ की हुकूमत की मंजी ठोक रहा है और वो लिख रहे हैं जनाब के लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज तबाह हो गई है, पंजाब हुकूमत कुछ हमारा सोच ले, अवाम फरियाद कर रही है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये समा टीवी चला रहा है। क्यों चला रहा है? आप समझदार हैं, या तो कोई काम फंस गया होगा, कोई एनओसी फंस गया होगा, या मरियम नवाज़ की हुकूमत कोई बात नहीं मान रही होगी, या किसी जगह पे कुछ साबित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर नवाज शरीफ और जरदारी का काम नहीं चलना। उनको बहुत लंबा झटका लगेगा, कम से कम उनको सियासत में 5 से 10 साल का नुकसान होगा दोनों को, क्योंकि आसिम मुनीर साहब गए और फौज ने इनका हाथ छोड़ दिया, तो अवाम ने तो पहले ही छोड़ दिया, तो इनको रिकवर करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। इनको तो इस बात का आइडिया है। और फील्ड मार्शल का गुजारा इन दोनों के बगैर भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों ने फील्ड मार्शल का हाथ छोड़ दिया तो उनका हाथ थामने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिलहाल ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, जब ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। और अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि किसी भी जगह पे वापसी का इनके पास कोई इम्कान नहीं है। बड़े मजे में है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बल्कि उसको यकीन दिलाया गया है कि बेफिक्र रहें, हम केस को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे अपने घर, बस मामला थोड़ा ठंडा होने दें। 1-2 बड़ी खबरें आएंगी और उन बड़ी खबरों के बीच में रज़ा डार की जमानत हो जाएगी। ये बात आप अभी लिख कर रख लें, और ये आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर दी गई है। बाकायदा पुलिस वाले खुद इरिटेट होते हैं, कहते हैं यार हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया है। क्या मतलब? कहते हैं सर हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया। जिस तरह का प्रोटोकॉल इस बंदे का है या जितना ख्याल हम इसका रख रहे हैं, इतना तो घर आए हुए दामाद का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल डार का नवासा पकड़ा, प्रोटोकॉल तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी